हमारे दोस्तों, हाय, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इसके का रंग सफ़ेद, भाग 123 एवं 124। नीरज मीटिंग खत्म करते हुए अपने लैपटॉप को बंद करते हुए खड़ा हो जाता है। ब्लैक ब्लेजर को उठाते हुए अपने बाजू पर डालकर मोबाइल और चाबी उठाकर जेब में डाल लेता है। फिर उसे कुछ याद आता है। रिसीवर उठाकर ईशान को फ़ोन मिला देता है। 5 मिनट में ईशान उसके कैबिन में आ जाता है। ईशान, यह मिस्टर गोयल की फ़ाइल है। कल उनके साथ मीटिंग है। एक बार तुम सारे फाइल देख लेना। जी सर। ईशान दोनों फाइल उठा लेता है। सर, और कुछ काम है? नहीं, जाओ। आज मिस्टर कुंद्रा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए, एक बार और चेक कर लेना। ओके सर। ईशान चुपचाप बाहर निकल जाता है। नीरज भी अपना सामान लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके कैबिन से बाहर निकलते ही एक जोरदार धमाका होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। पूरा वर्किंग पैलेस गुब्बारे और फूल से सजा हुआ था। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। अकाउंटेंट एक बुक लेकर नीरज को पकड़ाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर की हर तरफ से आवाज़ आ रही थी। हर कोई नीरज को कॉन्ग्रेचुलेसन सुनाई दे रहा था। व्हाट द हेल इज दिस? नीरज गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए सारे बुके को पटक देता है। ये वर्किंग पैलेस है या पार्टी मनाने का पैलेस है? सब खामोशी से जहाँ थे वहीं पर जम गए थे। ये पार्टी का प्लान किसका था? और तुम लोगों को किसने बताया कि मेरी शादी किया है? रिश्तेदार हो तुम सब मेरे, जो मुबारकबाद दे रहे हो? मुबारकबाद देने की सैलरी देता हूँ तुम लोगों को? या सैलरी ज़्यादा मिलने लगी जो फालतू के खर्चे करने लगे हो? क्योंकि ऑफिस के फंड से एक भी रुपए का फालतू खर्चा नहीं करने दूंगा, समझे तुम सब? अब समेटो ये कबाड़ा और निकलो यहाँ से। भरे आए कॉन्ग्रेचुलेसन वाले, किसी को कुछ काम ही नहीं है। नीरज सबको डांटते हुए तेजी से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही सब एक साथ सांस लेते हैं और धम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कहाँ गए त्रिपाठी? पकड़ो तो। उसी का प्लान था सरप्राइज देने का सर को। हमें प्रमोशन मिल गया प्रमोशन। अब सर और नाराज हो गए। सारे कलीग्स बात कर रहे थे। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा था सर की शादी हो गई तो सर बदल गए होंगे। ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता इस तरह से भड़क जाएंगे। मैंने तो तुम लोग को दिन में ही रोका था, लेकिन मेरे सुनते कहाँ हो तुम लोग। वैसे भी आज सर का मैडम का झगड़ा हो रखा है और तुम लोग का ड्रामा देखकर तो भड़केंगे ही ना। नकुल उन सबको देखते हुए बोलता है, ये सही है। पहले इनका मूड बिगड़ता था तो हमारी वोट लगाते थे, अब इनकी वाइफ का भी मूड बिगड़ेगा तो हमारी ही वोट लगाएंगे। हम तो बस इनका गुस्सा झेलने के लिए ऑफिस में पड़े हुए हैं। तो क्यों पड़े हुए हो यहाँ पर? ऑप्शन है, निकल जाओ। ईशान वहाँ का तमाशा देखते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है उसी की बुराई करते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अगर यही चीज़ तुम लोग अपने सच्चे मन से करते ना तो उन्हें खुशी तो ज़रूर खुश होते, लेकिन ये सब तुम लोगों ने दिखावे के लिए किया, अपने प्रमोशन के लिए किया था। अंजाम तो यही होने वाला था। अब जल्दी से सारे काम अपने फिनिश करो और ये सब भी साफ करो, छुट्टी का टाइम पूरा हो चुका है। ईशान सबको ऑर्डर देता है। तू कुछ ज़्यादा चौधरी नहीं बन रहा है? हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे ऑफिस का बॉस हो। भूलो मत, तुम भी एक मामूली सा एम्प्लॉय हो हमारी तरह। ईशान नीरज का चहीता बना हुआ था, इसलिए पूरे ऑफिस के स्टाफ के आंखों पर चढ़ा हुआ था कि कल का आया हुआ लड़का कैसे नीरज का चहीता बना हुआ है। मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि मैं भी स्टाफ हूँ, इसलिए तुम लोग मेरी चिंता मत करो, खुद पर ध्यान दो। ईशान अपना फाइल लेते हुए बाहर निकल जाता है।
इधर अतुल एक बार में गाना बजा रहा था और गाना गाते गाते वो रोने लग जाता है। गिटार पर उसकी उंगली थरथराने लग जाती है, जो गाने की धुन के साथ मैच नहीं करता है, और क्लब में बैठे हुए लोग सब उसे अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। तुरंत ही मैनेजर उठकर अतुल के पास आता है और उसे गाना बंद करने के लिए कहता है। अतुल की भी जुबान रुक जाती है और झट से अपने आंसुओं को साफ कर लेता है। क्या हुआ सर? चलो अंदर चलो। अतुल उसके पीछे पीछे कैबिन में चला जाता है। अतुल, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ सर? देखो अतुल, एक तो तुम इंडियन थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने क्लब में रखा था, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्लाइंट भी आते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो ना, बैंकॉक सिटी में यहाँ पर इंडियन चीज़ें बहुत कम ही चलती हैं। हिंदी गाने सब लोग इरिटेट होते हैं और इंग्लिश गाने पर तुम्हारी धुन जमती नहीं है, तो मैं तुम्हें और नहीं रख सकता हूँ। लेकिन सर, मैं अंग्रेजी गाना भी तो अच्छा गा लेता हूँ। वो तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा गा रहे हो, लेकिन बहुत कंप्लेन आ चुकी है तुम्हारी। तुम आज के पैसे लेकर जा सकते हो। थैंक यू सर। मैनेजर डोर खोलकर कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है। अतुल लेते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर उसका दोस्त अर्पित गाड़ी लेकर खड़ा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर जा रहा था, सोचा तुम्हारा वेट कर लूँ। चलो। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? जॉब चली गई? अर्पित गाड़ी झटके से रोकता है। अब क्या करोगे तुम? नया जॉब और नया ठिकाना ढूंढेगा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अतुल? क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करने पर तुले हुए हो? अर्पित दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोलता है। इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारा आईएएस बनने का सपना था, एक अटेम्प्ट में तुम आईएएस बन सकते हो, फिर भी ये कैसी लाइफ तुमने चुन ली है? कुछ ही महीने तुम्हारे पेपर का बचा हुआ है। मेरे डैड की तो डेथ हो गई, इसलिए अपने परिवार और पेट पालने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है? क्यों तुम घर से दूरी बनाकर यहाँ पर हो? अर्पित अतुल को समझाने की कोशिश करता। कुछ नहीं यार, अब बस घर जाने का मन नहीं करता है। तो मुंबई में रह ले, जिस तरह से पहले तैयारी करता था उसी तरह से कर ले। मुंबई में रहूँगा तो घर जाना पड़ेगा ना, और घर वालों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं किसी घर वालों का सामना नहीं करना चाहता हूँ। बस कुछ सालों तक खुद को पहचानना चाहता हूँ। अतुल, ऐसा क्या हो गया एक दिन में जो इस तरह का हो गया? कुछ नहीं अर्पित, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ तो बता दो, तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लूँगा। पागल हो गया है क्या? तुमने मेरी इतनी हेल्प कर रखी है, और आज जब मेरी बारी है तो मैं पीछे हट जाऊँगा? मैं तो कहता हूँ आराम से बैठकर खा, लेकिन पता नहीं तुम्हें बिना नाम पहचान बताए नौकरी करनी है। इतनी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, क्वालिफिकेशन दिखाकर भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो तुम्हें करनी नहीं है। अपना पहचान तुम्हें छुपा कर रखना है। एक मिनट गाड़ी रोक। अरे यार, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? क्या मतलब तुम्हारा, क्या हो गया? क्लब का मैनेजर मुझे मेरे नाम से बुला रहा था, जबकि मैंने अपने नाम की तो किसी को यहाँ पर बताया ही नहीं था। व्हाट? अतुल झट से पीछे ब्रिज को देखता है तो उसे काली गाड़ी दिखाई देती है। अर्पित, कुछ भी कर, इस गाड़ी को चकमा दे, ये पक्का पापा के लोग होंगे। अतुल क्यों भाग रहा है? तू गाड़ी घुमा रहा है कि मैं गाड़ी से उतरूं? अतुल चीखते हुए बोलता है। ठीक है ठीक है। अर्पित गाड़ी स्टार्ट करते हुए मोड़ कर एक कॉलोनी में घुसा लेता है, और वो काली गाड़ी भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। हेलो सर। सर, आपका डाउट सही था, वनिश ही अतुल है। क्लब का मैनेजर फ़ोन पर बात करते हुए बोलता है। कहाँ है अभी? सर, अभी अभी बाहर निकले हैं, हमारे कुछ आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, जल्दी से एड्रेस पता करके मुझे बताओ। ओके सर। सर, आपके कहने पर मैंने इतने अच्छे सिंगर को क्लब से बाहर निकाल दिया। कीमत तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसी तरफ से आवाज़ आती है।
और वो तुम्हारे सरे हुए क्लब का सिंगर नहीं है, समझे तुम? सॉरी सर। नीरज फोन काटते हुए जेब में रख देता है। पता नहीं ये पागल कर क्या रहा है, पहचान छुपाकर क्यों घूम रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। पूरा का पूरा खानदान पागल है, क्यों अपना फ्यूचर स्पॉइल करने पर लगा हुआ है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर विदेश टूर पर घूम रहा है। नीरज को गुस्सा आ रहा था, इसलिए अतुल को सुनाया जा रहा था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी अपार्टमेंट में लग जाती है। चाबी सिक्योरिटी को पकड़ाते हुए ऊपर चला जाता है। धानी रात का खाना बनाकर नीरज के वापस आने का इंतजार कर रही थी। फिर उसे ध्यान आता है, हम तो गुस्सा है ना, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो अपनी जगह है ना, खाना तो अपनी जगह है। कल रात भी नहीं खाए थे और सुबह भी बिना खाए निकल गए थे। अब दोपहर में भी तो खाया होगा ही नहीं, गुस्से से ही जो पेट भर लेते हैं। और खाना नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। मम्मी जी ने कहा था अच्छे से खिलाने पिलाने के लिए, हम उन्हें खिला देंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। धानी बैठी बैठी सोच विचार किए जा रही थी। तभी डोरबेल बज उठता है। धानी एकदम से चौंक जाती है। दीदी, लगता है सर आ गए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। धानी हाँ में गर्दन हिला देती है। मुकुल जाकर दरवाज़ा खोल देता है। उम्मीद के मुताबिक नीरज अंदर आ जाता है। मुकुल, जल्दी से खाना लगा दो, भूख लगी है। सोच उतारते हुए नीरज बोलता है, जी सर। धानी कहाँ है? वो रही सर। नीरज अपना कोट धानी के बाजू पर रख देता है। कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धानी खामोशी रह जाती है। कुछ कहा मैंने तुमसे? मुकुल भैया, आटा लग गया, हम रोटी बना देते हैं। धानी बोलते हुए उठने लग जाती है। नीरज उसका बाजू पकड़ लेता है। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, नीरज सक्सेना को? धानी उसके बातों पर ध्यान ना देते हुए उसके हाथों से बाजू छुड़ाकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। नीरज गुस्से से उसके पीछे चलने के लिए होता है, लेकिन मुकुल को देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास? जगह काम करो। जी जी सर। मुकुल भी धानी की मदद करने के लिए किचन में घुस जाता है। दोनों को किचन में घुसते हुए देखकर नीरज को अपने कमरे में जाना ही बेहतर समझता है। एक तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक ड्रामा क्रिएट किया है और ऊपर से मुंह फुलाकर मुझे दिखा रही है। आए कमरे में तुझे बताता हूँ मुझे इग्नोर करने का नतीजा। नीरज गुस्से से टी शर्ट फंसाता हुआ बोलता है। धानी खाना निकाल कर डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद नीरज बाहर आता है। धानी उसका खाना परोसकर खुद भी लेकर बैठ जाती है। नीरज खाने लग जाता है। ये टेस्ट तो छोटी माँ के खाने का रहता है। धानी के खाते खाते हाथ रुक जाते हैं, लेकिन अभी भी वो नाराज थी तो कुछ बोलती नहीं है। मुंह में दही जमी हुई है तुम्हारी, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? धानी फिर भी बिना कुछ जवाब दिए हुए खामोशी से खा रही थी। धानी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। धानी अपना प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। इसकी तो मैं। नीरज गुस्से से उठता है, लेकिन फिर नजर मकुल पर चली जाती है तो खामोश रह जाता है। दूध लेकर मेरे कमरे में आओ। नीरज उठते हुए बोलता है, हाथ धोकर अपने कमरे में चला जाता है। भैया, ये उनका दूध है, कमरे में पहुंचा दीजिए। जी दीदी। धानी दूध मुकुल को देखकर नीरज के बगल वाले कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। मुकुल दूध का गिलास लिए हुए नीरज के कमरे में पहुंचता है। धानी, तुमने मिस्टर। बोलते बोलते नीरज सामने देखता है तो मुकुल खड़ा था। तुम दूध लेकर आए हो? धानी कहाँ है? सर, मैडम बगल वाले कमरे में सोने गई है।
मुकुल थूक निगलते हुए अपनी बात पूरी करता है। जैसा कि उसे अंदाजा था, नीरज गुस्से से भर उठता है। इसकी तो मैं मुकुल को एक तरफ धक्का देते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे से बाहर निकलकर ही 4 कदम पर दूसरा कमरा का दरवाजा था। नीरज बाहर पहुंचते ही तेज तेज हाथ से दरवाजा पीटने लग जाता है। धानी, धानी दरवाजा खोलो, बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, दरवाजा खोलो नहीं तो इस बार सच में दरवाजा तोड़ दूंगा। नीरज बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है। धानी, जो अंदर अपने सोने का व्यवस्था कर रही थी, चादर बिछाकर नीरज की आवाज़ सुनकर पूरी तरह से हिल जाती है। डर तो हो रहा था, लेकिन फिर मन में विचार भी आ रहा था, नहीं आएंगे इस कमरे में। सुबह भी तो इतना चिल्ला रहे थे और दरवाजा भी पीटा था। इस घर के दरवाजे मजबूत है, इनसे नहीं खुलने वाला है। हाँ, हे ठाकुर जी, ये दरवाजा ना खुले, हम गुस्सा है ना, हम बात नहीं करेंगे। धानी मन ही मन योजना बनाकर बैठी हुई थी। धानी, दरवाजा खोल रही हूँ या मैं तोड़ूं? धानी खामोशी का चादर उठे हुए अपना सूटकेस खोलकर रात के पहनने वाले कपड़ा निकालने लगी थी। अपना सूटकेस भी उसने इसी कमरे में रख लिया था, ताकि ज़रूरत के सामान के नीरज के कमरे में जाने की ज़रूरत ना पड़े। नीरज बिना रुके लगातार दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन धानी भी ढीठ बनकर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीरज के गुस्से को भूल गई हो और उसे बस अपना गुस्सा दिखाई दे रहा था। मुकुल बाहर आता है। नीरज दरवाज़ा पीटना छोड़कर मुकुल को रोकता है। अभी भी इस कमरे की चाबी नहीं बनी है? नहीं सर, मैंने दिन में ही लॉकर वाले को बुलाकर नया चाबी बनवा दिया था। तो क्या दरवाजा पीट पीट कर मेरा पागल होने का इंतजार कर रहे हो? जाओ चाबी लेकर आओ। जी जी सर। इसे तो मैं आज बताता हूँ मुझे इग्नोर करने का नतीजा। मुझे इग्नोर कर रही है, मुझे बहुत ही हवा में उड़ने लगी है ना, इसे जमीन पर लेकर आता हूँ। मुकुल तेजी से जाता है और कमरे की चाबी लेकर नीरज को पकड़ा देता है। तुम जाओ और सो जाओ। जी सर। सर, दीदी पर ज़्यादा गुस्सा गए यहाँ से कि बनाओ तुम्हें दीदी का भाई। जी सर। मुकुल तुरंत ही अपने कमरे में चला जाता है। नीरज दरवाजे के लॉक में चाबी घुसाते हुए घुमा देता है और हैंडल घुमाते हुए दरवाज़ा खोल देता है। धानी, जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने साड़ी का पिन खोल रही थी, दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक जाती है। कंधे से सरकते हुए साड़ी का आंचल नीचे गिर पड़ता है। हैरानी से वो नीरज को ही देख रही थी, जो वापस दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा था। नीरज पलटकर धानी को देखता है। उसकी हालत देखकर एक पल के लिए उसके कदम रुक जाते हैं, लेकिन शर्म से कदम रोक ले वो नीरज सक्सेना कैसे हो सकता है, कुछ सोचते हुए कदम बढ़ा देता है। चलो दिखाओ अपनी नाराज़गी। नीरज तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता है। धानी डर से थूक निकलते हुए ड्रेसिंग टेबल के शीशे से सट जाती है। क्या हुआ? दिखाओ ना यहाँ से भागकर। नीरज उसके करीब पहुंचकर सामने खड़ा होता हुआ बोलता है। धानी बगल से निकलने की कोशिश करती है। नीरज कमर में हाथ डालकर झटके से खुद से सटा लेता है। अब दिखाओ निकाल कर। धानी अभी भी खामोशी से उसके सीने पर हाथ मारे जा रही थी। बंद करो ये बच्चों वाली हरकतें करना। तुम्हें लगता है तुम्हारी इन हाथों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? धानी अपना चेहरा फेर लेती है। इधर देखो मेरी तरफ। धानी नजर नहीं उठाती है। मैंने कहा देखो मेरी तरफ। धानी फिर भी नहीं देखती उसकी तरफ। अब उसकी खामोशी उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। धानी देखो, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है उसका मैंने किसी को सफाई नहीं दिया है और ना ही देना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन ही बता दिया था कि शादी से पहले मेरी बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन बनाया था। कितनों के साथ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। धानी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। नज़रों में हजारों सवाल थे। अगर वो धोखा नहीं दे रहा था
तो आज सुबह उसने देखा था वो क्या था? जो तुमने देखा था वो बस एक गलतफहमी थी। मैंने मोनिका को नहीं बुलाया था। पता नहीं वो कहाँ से सुबह-सुबह आ गई थी और वो सब बस हो गया। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है फिर भी करना पड़ेगा। और ये नौटंकी करना बंद करो। चलो सोने। नीरज अपनी पकड़ ढीली कर देता है। धानी झट से उससे दूर हो जाती है। सीने पर हाथ रखकर लंबी-लंबी सांसें ले रही थी। एक पल के लिए नीरज की नज़र उस पर ठहर जाती है। गला सूखता हुआ महसूस होता है। धानी के सीने पर से आंचल अभी भी नदारद थी। उसकी चढ़ी हुई सांसें नीरज की धड़कनें बढ़ा रही थी। धानी को थोड़ा राहत महसूस होते ही नज़र नीरज पर चली जाती है, जो एकटक उसे ही देख रहा था। उसके नज़रों का अनुसरण करते ही तो झट से नीचे झुककर आंचल को समेटकर अपने शरीर को ढक लेती है और उसके सामने से हटकर बेड पर आ जाती है। नीरज खामोशी से उसकी हरकतों को देख रहा था। तुम बात कर रही हो कि नहीं? नीरज एक बार शांति से पूछता है। बदले में उसे खामोशी ही सुनाई देती है। ठीक है, तुम नहीं करनी है ना बात? रुको, बताता हूँ। नीरज की बातें सुनकर धानी उसकी तरफ देखती है, जो अपने शरीर पर से टी-शर्ट उतार कर फेंक कर बेड पर आ जाता है। धानी डर से बेड की सिरहाने में सिलक जाती है, लेकिन अब उसने सोए हुए खूंखार सिर को जगा दिया था। नीरज उसका पैर पकड़ कर नीचे की तरफ खींच देता है। धानी खिंचती हुई लेट जाती है। नीरज एक झटके से उसके ऊपर आ जाता है। धानी की सांसें अटक जाती है, लेकिन वो भी जिद्दी बहुत थी। डर के मारे अंदर से काँप रही थी, लेकिन अपनी नाराज़गी दिखाने के चक्कर में जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं थी। नीरज वैसे ही लेटे हुए उसे देख रहा था। नज़र जैसी ही उसके होठों से टकराती है, गला सूख जाता है और अगले ही पल उसके अधरों पर अपना कब्जा जमा लेता है। धानी बस अपने हाथों से उसके सीने पर धक्का देने लग जाती है। नीरज एक हाथ से दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर लगा देता है। कुछ पल बाद धानी शांत हो जाती है। धानी को भी पता चल गया था, कितना भी कुछ कर ले सामने वाला इंसान छोड़ने वाला नहीं है, जब तक अपनी मनमानी ना कर ले। जब उसकी सांसें फूलने लग जाती है, तब जाकर धानी को आज़ाद करता है। बोल रही हो या नहीं, कि और कुछ करूं? नीरज फिर उससे पूछता है। धानी अपना चेहरा फेर लेती है। नीरज उसके गले में अपना मुंह छुपा लेता है, लेकिन धानी नहीं बोलती है। कुछ पल बाद नीरज मुंह उठाकर उसकी तरफ देखता है। अपना मुंह खोल रही हो कि आगे बढ़ूं? नीरज की बात सुनकर धानी का गला सूख जाता है। इतना तो वो धानी के साथ कई बार कर चुका था, लेकिन इससे आगे कभी नहीं बढ़ा था। यह बस हमें धमकाने के लिए कह रहे हैं। धाकनी मन ही मन खुद को तसल्ली देती है। हाँ, हम नहीं करेंगे बात, हम गुस्सा है। तो तुम अपना मुंह नहीं खोल रही हो? धानी अब भी खामोश थी। नीरज हाथ बढ़ाकर धानी के सीने पर से आंचल हटा देता है। धानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीरज उसे देखकर सीने पर झुकने लग जाता है। उसे पूरा विश्वास था धानी रोकेगी उसे, और धानी को पूरा विश्वास था कि नीरज आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों अपने अपने विश्वास के साथ खामोशी से टिके हुए थे। कुछ पल बाद नीरज चिल्लाकर उठकर बैठ जाता है। व्हाट द हेल इज दिस? तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? धानी कंबल में खुद को लपेटकर चेहरा घुमाकर लेट जाती है। आंखों से आंसू का कतरा निकल पड़ता है। ये कुछ पल उसके लिए सदियों से कम नहीं थे। एक पल के लिए तो उसका विश्वास डगमगा गया था और अपनी सारी नाराज़गी छोड़कर नीरज को मना करने का मन बना लिया था। लेकिन अगले ही पल नीरज उसे आज़ाद करके उठकर बैठ जाता है और चिल्ला रहा था, तुम बात कर रही हो कि नहीं? नीरज गुस्से से अपने बालों में हाथ फंसाते हुए बोलता है। बदले में उसे फिर से खामोशी ही मिलती है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक मौन धारण करके बैठी रहती हो। आज तो ये ट्रेलर था, कल अगर ऐसे ही खामोश रही तो मैं रुकूंगा नहीं, समझी?
वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है इसलिए छोड़ दिया है, लेकिन रोज़ रोज़ मेरा मूड एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हर रोज़ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि किसी और के करीब क्यों गया? नहीं जाऊंगा किसी के करीब, लेकिन तुम्हारे करीब भी ना आऊँ ना, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत देख ली मैंने तुमने मेरी शराफत। अब तुम्हें पता चलेगा कि पति क्या चीज़ होती है। बोलते हुए नीरज उसे पीछे से बाहों में भरकर लेट जाता है। धानी कसमस आने लग जाती है। कितना भी छटपटा लो, नहीं छोड़ने वाला हूँ। नीरज उसे अपनी तरफ अच्छे से खींचते हुए बोलता है, अब दिखाओ सोकर। इस घर के सारे कमरे मेरे ही है और मेरा जहाँ मन हो सकता है ना वहाँ सोऊंगा, और तुम्हें सोने नहीं दूंगा। नीरज उसकी कोरी पीठ पर होठ जमाते हुए बोलता है। धानी सी हरकर रह जाती है। नीरज वैसे ही बाहों में भरे हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। धानी भी कसमसाना छोड़कर उसकी नींद में जाने का इंतजार कर रही थी। थकावट होने की वजह से नीरज कुछ ही देर लेटे हुए नींद के आगोश में चला जाता है। नीरज की गहरी और गर्म सांसें उसके पीठ से टकराने लग जाती हैं। धानी आहिस्ता आहिस्ता खुद को उसके पाकर से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक आवाज़ से उसकी सारी हिम्मत छूट जाती है। बेकार की कोशिश कर रही हो, जब तक मैं नहीं चाहूँगा आज़ाद नहीं हो सकती हो। धानी हैरान हो जाती है। जब भी वो सोचती है कि नीरज सो गया, ये सामने वाला इंसान भूत की तरह बोल उठता था। नीरज बोलकर वापस गहरी सांस लेने लग जाता है। इधर धानी की सांसें अटकी पड़ी थी। बेचारी को चैन की नींद इस जन्म में शायद ही नसीब होने वाली थी। नीरज की हर गहरी सांस उसके शरीर में करंट दौड़ाने का काम कर रही थी। बेचैनी से पूरी रात गुजर जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती तो उम्मीद के मुताबिक नीरज उठ चुका था अपने वर्कआउट के लिए। खाली बिस्तर को देखकर धानी चैन का सांस लेती है। हम नाराज़गी दिखाएंगे तो पागल ही हो जाएंगे, लेकिन हम इतनी जल्दी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। वो आधे अधूरे कपड़े वाले इनके ऊपर क्या कर रही थी, और ये तो उनके नीचे ही थे ना। मैं उसके नीचे नहीं था, वो मेरे ऊपर थी, समझी? नीरज की आवाज़ सुनती है। धानी चुपचाप धरती माँ को छूकर प्रणाम करती है और अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस जाती है। नीरज गुस्से से उसे देखता रह जाता है। बहुत एटीट्यूड भरा है ना इसमें। नहीं बात करे, बात नहीं करेगी तो मेरा बिजनेस नहीं बंद होने वाला है। मुझे मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। नीरज सक्सेना को बताऊंगा इसे मैं, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नीरज खुद में ही गुस्सा करता है, खुद में ही दूसरे कमरे में तैयार होने के लिए चला जाता है। पूजा की घंटी की आवाज़ सुनकर वो तेजी से नीचे उतरता है। धानी नहा धोकर तैयार होकर कान्हा जी की आरती कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? मुकुल भैया प्रसाद लीजिए। एक बात कान खुलकर सुन लो, इस घर में इनकी कोई जगह नहीं है। ये मेरा घर है और तुम्हारा भगवान मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमेशा ये लोग छीनते हैं, देते कुछ नहीं है। इसलिए निकालो इन्हें बाहर। नीरज मंदिर में पहुंचता हुआ बोलता है, मुकुल भैया हम रहेंगे इस घर में तो ठाकुर जी भी रहेंगे, और अगर ये बाहर गए तो हम भी बाहर चले जाएंगे। नीरज के हाथ बाल गोपाल को उठाते उठाते रुक जाते हैं। ये धमकी किसे दे रही हो, और मुकुल से क्या बात कर रही हो? जो भी बात करना है मुझसे बात करो। धानी उसके बढ़े हुए हाथों पर प्रसाद रख देती है। तुम तभी घर के डोरबेल फिर से बज उठती है। नीरज प्रसाद वापिस उसके थाली में रख देता है। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ सर। मुकुल दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। धानी किचन से ब्रेकफास्ट निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखने लग जाती है। नीरज एक नज़र गुस्से से भगवान को देखकर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। मुकुल के पीछे आए हुए इंसान को देखकर नीरज हैरानी से खड़ा हो जाता है। तुम? हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है और आप लोग बहुत ही उतावले हो रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। मेरे पास सिर्फ यूट्यूब का काम नहीं होता है, मेरा लेखन भी कार्य होता है। उसके बाद मेरे घर के काम होते हैं, उसके बाद मैंने यूट्यूब का चैनल खोला है। मेरे पास समय रहेगा तो मैं 2-2 कहानी के भाग दूंगी
और समय नहीं मिलता है तो इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। और न्यू ईयर है तो सबका न्यू ईयर होता है ना, मेरा भी था। इसलिए प्लीज़ इस तरह से आप लोग कमेंट करके नाराज़ मत होया कीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कहानी के भाग अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू प्यार दिखाने के लिए। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों को शेयर करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू।